इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है, प्रूव और साथ में चंद एग्जांपल्स भी देंगे। तो अगर कंजर्वेशन लॉज की बात की जाए तो टोटल 7 वेल नोन कंजर्वेशन लॉज हैं, जिसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। ये सात जो है ये वेल नोन लॉज है कंजर्वेशन की। बाकी भी है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, तो वो भी असल में एनर्जी की कंजर्वेशन है, लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट को पढ़ते हैं। तो ये 7 वेल नोन लॉज हैं। अब इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इन सारी लॉज की, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास और चार्ज, ये 4 है फंडामेंटल प्रिंसिपल। चार्ज, मास, मोमेंटम और एनर्जी की कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। देखो, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब, उसमें यानी कि एक बॉडी भी हो सकती है, उसमें 2 बॉडीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम है जिसमें यानी कि जितनी भी बॉडीज़ हैं, उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, ठीक है। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे अप्लाई ना हो, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे अप्लाई ना हो तब तक उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, टोटल नेट मोमेंटम, वो कंजर्व रहेगा। या इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन इज सेम। जब हम कोल्यूजन की बात करें, वैसे ज़रूरी नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिर्फ कोल्यूजन के साथ ही हो, यानी कि जहाँ पे हम कोल्यूजन पढ़े वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो, बल्कि बाकी भी इसकी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जहाँ पे कोल्यूजन नहीं होता लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर कोल्यूजन की बात की जाए तो जब 2 बॉडीज़ या 2 से ज़्यादा जितनी भी बॉडीज़ हैं, उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो सेम होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो है, या जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। और प्रूफ एक सिंपल एग्जांपल से करेंगे। यहाँ पे हम 2 बॉडीज़ लेते हैं। ये अगर कोई सरफेस है और यहाँ पे अगर ये कोई बॉल है और यहाँ पे एक दूसरी छोटी बॉल या कोई और बॉडीज़ है, गाड़ी है, इसका मास m1, इसका मास m2, और इसकी मान लेते हैं इनिशियल कोई वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। इसकी ये वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इससे थोड़ी सी कम है ताकि कोलाइड कर पाए। तो जब कोल्यूजन होती है, कोल्यूजन, उसके बाद जो ये वाली बॉडी है इसकी वेलोसिटी और छोटी वाली बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे v2 और ये वाली v1 है, ठीक है। इनिशियली u1 u2 और यहाँ पे फाइनली v1 v2। तो जब कोल्यूजन के बाद वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब कि जो मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इनिशियली यहाँ पे इसका मोमेंटम था m1 u1 और इसका मोमेंटम क्या था? m2 u2। फाइनली इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम m2 v2।
अब यहाँ पे मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम करके दिया था, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। वो इक्वेशन क्या थी कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम इसका प्रूफ निकालेंगे। तो जब ये वाली बॉडी बिफोर कोल्यूशन, इसका मोमेंटम ये था, जब ये बॉडी इसके साथ टकराई तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और इस वाली की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसी वजह से ये एक दूसरे से दूर भी हुई, ठीक है। पहले एक दूसरे से दूर थी, फिर कोलाइड कर गई और फिर एक दूसरे से दूर हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये वाली जो बॉडी है, इसने इनिशियली इस पे जब कोल्यूशन हुई, इस सेकंड बॉडी पे कुछ फोर्स लगाई, ठीक है, इस पे कुछ फोर्स लगाई और रिएक्शन में, क्योंकि हर फोर्स का एक रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन में इस बॉडी ने उल्टा इस पे फोर्स लगाई। तो इस बॉडी ने पहले जब इसको ए बॉडी मान लेते हैं, इसको बी बॉडी, जब ए बॉडी ने बी बॉडी पे फोर्स लगाई तो चेंज इन मोमेंटम किस में आया, बी में। जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो फोर्स हम लगाते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम किस में आता है, बॉल में, क्योंकि फोर्स किस पे लगी, बॉल पे। तो जब फोर्स ए बॉडी ने बी बॉडी पे लगाई, फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए बॉडी, ठीक है। फोर्स को ऐसे लिखते हैं, जो जिस पे लगती है उसको पहले और जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं ऐसे, या मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ए बी भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो जो फोर्स बी बॉडी पे लगी ए बॉडी की वजह से, वो किस चीज़ के बराबर होगी, बी बॉडी में जितना चेंज इन मोमेंटम आया ओवर चेंज इन टाइम। तो बी बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कितना आया होगा, m2 v2 फाइनल मोमेंटम माइनस m1 u1 इनिशियल मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। इसी तरीके से जो ए बॉडी पे बी बॉडी की वजह से फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये बॉडी जब इस पे फोर्स लगाएगी तो चेंज इन मोमेंटम इसमें आएगा, तो इसका चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाली फोर्स है और ये फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे एफ बी ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए बी, और हम लिख सकते हैं कि m2 v2 माइनस m1 u1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर डेल्टा टी। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगाएंगे क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, अपोजिट होगा, तो नेगेटिव साइन लग गई। इसको मज़ीद अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, यानी कि नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा m2 v2, बल्कि उससे पहले मैं इस डेल्टा टी को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि जितने टाइम में एक्शन फोर्स लगेगी उतनी टाइम में रिएक्शन फोर्स, तो हम टाइम को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास m1 u1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m1 v1 प्लस m1 u1। और यहाँ से जो इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल सिस्टम का, यानी कि दोनों बॉडीज़ का, वो हम अलग करेंगे और जो फाइनल मोमेंटम है वो अलग करेंगे, ताकि हमें जो चेंज इन मोमेंटम आया आइसोलेटेड सिस्टम में उसका पता चल सके, या हम ये प्रूव कर सकें कि जो चेंज इन मोमेंटम आया वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैं अगर आइसोलेटेड जो पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम इनिशियल फाइनल अलग करना चाहता हूँ, तो मैं इन दो बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और इसके जो मासेस हैं उनका प्रोडक्ट अलग करूँगा, यानी कि यहाँ पे v2 और v1 को इस साइड पे लिखेंगे और u1 u2 को उस साइड पे लिखेंगे।
तो ये इक्वेशन हो जाएगी m2v2 प्लस m1v1 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m1, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से m2, हाँ ये m2u2 है, ये m2u2 है, ठीक है, ये m2u2, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई और ये m2u2 इनिशियल जितना भी मोमेंटम है इन दोनों बॉडीज़ का वो बराबर है फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आया वो ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, ये दोनों बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आया वो ज़ीरो है, या इस सिस्टम का जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम था वो सेम है। यहाँ पे हुआ इसका प्रूफ। आगे देखते हैं ज़रा इसकी चंद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे जिसकी मदद से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझाएंगे। तो पहली एग्जांपल लेते हैं रॉकेट प्रोपल्जन की। अगर यहाँ पे ये कोई रॉकेट है मान लेते हैं, तो रॉकेट जब इनिशियली ये बिल्कुल ही रेस्ट पे होता है तब इसका मोमेंटम अगर हम मान लें पी आई और इनिशियल मोमेंटम इसका होता कितना है, ज़ीरो। लेकिन ये जो रॉकेट है ये जब जितने जो इसमें गैसेस होती हैं वो जब निकलती हैं इसे, तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका यानी कि कुछ मोमेंटम बन जाता है, रॉकेट का कुछ मोमेंटम बन जाता है। तो इस रॉकेट का हवा में थोड़ी देर बाद जो मोमेंटम होगा वो अगर हम यहाँ पे पी एफ कर दें तो वो कुछ वैल्यू रखता होगा, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे इस केस में कैसे कंजर्व रहता है, वो ऐसे कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका कुछ मोमेंटम बन जाता है। लेकिन हम चूंकि पूरे सिस्टम की बात करेंगे, इस आइसोलेटेड सिस्टम की, तो इससे जो गैसेस निकलती हैं वो चूंकि डाउनवर्ड मोशन करती है और उनका भी कुछ मास होता है, तो उन गैसेस का भी कुछ मोमेंटम होगा जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं रॉकेट फाइनल लिखूँ, ठीक है, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, तो यहाँ पे गैसेस का भी कुछ मोमेंटम होगा और ये दोनों मोमेंटम ऐड अप होके, मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैसेस ऐड अप होके हमें ज़ीरो वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड और दूसरे का डाउनवर्ड, और ये मोमेंटम बिल्कुल इक्वल होंगे तभी ज़ीरो दे सकते हैं। और यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो हो पाता है। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे एक बॉम्ब की। तो एक बॉम्ब जब वो बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है, होती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो हम जानते हैं कि ज़ीरो होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो। लेकिन एक्सप्लोजन के बाद जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, 3 टुकड़े कर लेते हैं इसके, तो उन टुकड़ों का कुछ मोमेंटम होता है, क्योंकि वो वेलोसिटी गेन कर लेती है, दूर फैल जाते हैं ये सारे टुकड़े। तो ये कुछ यूं वेलोसिटीज़ के साथ ये सारे टुकड़े मूव करेंगे, यानी कि इन एक एक टुकड़े का जो मोमेंटम होगा वो कुछ क्वांटिटी होगी, ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे कैसे कंजर्व रहती है, देखो, जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो उसके जितने भी टुकड़े होंगे
उन सब का मोमेंटम ऐसे होगा कि वो सारे मोमेंटम ऐड अप होके ज़ीरो दे। यानी कि अगर यहाँ पे ये दो टुकड़े हो गए इसके, इन दोनों के मासेस सेम और इसका भी उतना ही मास, तो ये दोनों इस वेलोसिटीज़ के साथ अगर यहाँ पे और यहाँ पे मूव करती है, तो जो तीसरा टुकड़ा होगा वो यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, वो लाजमी उस डायरेक्शन में मूव करेगा और इतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा कि इन दोनों के की वेलोसिटी से बनने वाली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसको कैंसिल कर पाए। ठीक है, उससे जो मोमेंटम बनेगा उसको कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पे भी इन तीनों का जो मोमेंटम होगा वो सम अप होके ज़ीरो वैल्यू देगा और जो मोमेंटम है वो यहाँ पे भी कंजर्व रहेगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ये एग्जांपल्स मोस्ट कॉमन है तो इसीलिए मैंने भी ली। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ।